जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु इज जॉइंड इन। अभी हम शुरू करते हैं जी 2-4 मिनट में। लेट्स गिव सम टाइम टू द अदर पार्टिसिपेंट्स टू जॉइन इन। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे होप कि आप खैरियत से हैं। आज हम शुरू करते हैं जी हमारा एससी और प्रेसी का जो बैच है। इसको कॉम्पोजिट कह लीजिए, इकट्ठा कह लीजिए। इस पे जो है ना वो गुफ्तगू करनी है।
तो लेट्स सी व्हाट द ओरिएंटेशन सेज टू अस। ये हमारा थोड़ा सा तारुफ है। ये आप पॉज करके बाद में देख सकते हैं। अ, बस 8 10 15 साल हो गए हैं इसमें ना। थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेंगे जनाब, पहले अपने इस CSS के जो रिजल्ट्स रहे हैं उनके हवाले से क्विक आप कह लीजिए कि जो एनालिसिस है ना वो। अब इसमें होगा क्या कि जो एनालिसिस है दैट एनेबल्स अस डिसाइड सर्टेन थिंग्स, जिसमें फॉर एग्जांपल कि आपका कंपटीशन चल कितना रहा है, आप सिर्फ तैयारी के काम में मसरूफ हैं। आवाज आ रही है ना जी? एम आई ऑडिबल बच्चों? अनम्यूट करके। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। यस सर। तो कोई 18,000 और लोग जो है ना वो हो जाते हैं जी 2025 में। 5,000 हिम्मत हार जाते हैं कि जी हमने इस बार नहीं अपेयर होना, यानी 12,000 लोग अपेयर होते हैं। और जो पास होते हैं वो 354 है। और 2.77 की हमारी ये कह लें कि जी आ जाती है परसेंटेज। तो इसमें अगर आप अंदाजा लगाएं तो इस स्लाइड को सामने लाने का या इस इन स्टैट्स को सामने लाने का एक ही मकसद है कि आप लोग शायद समझ रहे हो कि ये 18,000 ही आपके कंपेटिटर्स थे, या इवन जो 12,000 लोग अपेयर हुए हैं वो हमारे कंपेटिटर्स में से थे, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। ओवर द ईयर जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस से एनालिसिस में से गुजारी है वो ये है कि शायद 1,500 से 2,000 जो है वो लोग होते हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है। या चलें इसको हम रियलिस्टिक भी बना लें जितना ज्यादा, तो 5,000 कर लीजिए। जो बाकी लोग होते हैं जिनकी खास तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, जो अपनी मर्जी से CSS में नहीं होते, घर वालों की ख्वाहिशात को परसू करने की कोशिश में रहते हैं, तो उसमें काफी सारे लोग जो है ना वो स्क्रूटनाइज हो जाते हैं, काफी सारे लोग जो है ना वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो पहले तो ये एतमाद आप रखें कि आपका मुकाबला बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं है। वैसे तो सियाने कहते हैं कि आपका मुकाबला सिर्फ आपके साथ ही है। अगर आपका यस्टरडे आपके जो है ना वो टुडे से, यानी आपका टुडे अगर यस्टरडे से बेहतर नहीं है, तो इट मीन्स कि आप अपने साथ ही मुकाबले में पीछे हैं। तो अगर आप अपने साथ मुकाबले में पीछे हैं तो हाउ कम वुड यू बी एबल टू डू जस्टिस विद द रेस यू आर इन कंपटीशन विद अदर्स? तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो नहीं जीत पाते उस तरह से। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एनी हाउ आगे चलते हैं, तो कितने लोग अभी हुए हैं जी इसमें? 2.77। और इस बार क्योंकि जो सीट्स की खबर आ रही थी 2025 में और 24 में भी, वो बहुत ज्यादा लंबी जोड़ी लिस्ट उसमें नहीं है, तो वो उसमें आप कह लें कि जी कोई 250 के करीब सीट्स हैं। जबकि अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड को भी आप ले जा सकूं, यस, ये 2024, तो उसमें भी देखें 15,000 लोग हैं और 395 जो है ना वो लोग उसमें क्वालिफाई किए हुए हैं। 395, ये जरा अगर आप अंदाजा लगाएं तो। और फिर फाइनल क्वालिफिकेशन नॉट येट अनाउंस, वो जाहिर है अभी इंटरव्यूज का प्रोसेस जो है ना चल रहा है, और उसमें कितने लोग हैं जी? 2.5। और फाइनल एलोकेशन तक अगर आप जाएं तो हार्डली 2% या 1.5% तक जो है ना वो लोग रहते हैं। तो इस गुफ्तगू से जो आपने एसेंस लेना है, ये 13,000 है जी 2023 के 401 उसमें। वैसे तो हुए थे 398, लेकिन 3 लोगों का रिजल्ट विदहेल्ड था, तो उन्होंने वो जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की और 3 लोग फिर ऐड ऑन हो गए। 386 जो है ना वो फाइनली इसमें क्वालिफाई हुए। और पास रेशो कितनी बनी जनाब? फिर उस साल सीट्स थोड़ी बहुत जो है ना वो ज्यादा थी ना, ठीक है। अब पॉइंट इज कि हमारा जो सिलेबस है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कर सकूं, वन मोमेंट प्लीज। इरेजर, यस, लेजर पॉइंटर, हाँ ये ठीक रहेगा। तो आप देखें तो जो सिलेबस है, कुछ सिलेबस तो हमें जो है ना वो बिट्स एंड पीसेस में प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर हम प्रेसी की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो इसकी तरफ भी आ जाते हैं जनाब, जो है हमारा ऐसे।
ठीक है। नॉर्मली जब बच्चों से पूछा जाता है कि भी आपने अपना सिलेबस देख लिया है, या डू यू नो योर सिलेबस, ये प्रेसी के पेपर की हम खासतौर पे बात करते हैं, क्योंकि 2025 में प्रेसी के पेपर ने ज्यादा तंग किया लोगों को बनिस्बत ऐसे। तो वो कहते हैं जी सर पता है, और जब उनसे पूछा जाता है कि जी क्या सिनेरियो है, क्या क्या चीजें इसमें जो है ना वो आ सकती हैं, तो जो सरफेशियल नॉलेज है वो जरूर उनके पास होता है। ठीक है। और जो दूसरी बात है जिसको हम कहते हैं कि हाँ जी बताइए जरा डिटेल वर्जन दीजिए, उसमें जो है ना वो बेचारे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करेक्शन के ऊपर अगर एक छोटी सी बात करूँ ना, ये सेंटेंस करेक्शन ये वाली है हमारे पास। तो सेंटेंस करेक्शन के हवाले से बच्चों से जब पूछा जाता है जी इसका सिलेबस क्या है, तो कहते हैं सर वो कहीं से भी दे सकते हैं। तो एक इसमें जो पॉइंट अगर आप पास पेपर्स निकाल के देखें ना, तो वो ये होता है कि सेंटेंस करेक्शन है इसके अंदर से वो जो पंक्चुएशन है आपकी, जो 5 नंबर की पंक्चुएशन है अलहदा से आपको आती है ना ग्रामर के अंदर या वैसे, उसमें से भी आपको जो है ना वो करेक्शन के सेंटेंसेस देता है। आप इमेजिन करें कि एक बच्चा 39 या 38 के ऊपर फेल है और बाकी सारी चीजों में पास है, जैसा कि इस तरह इस बार रहा है ट्रेंड, या तो बच्चा इस्लामियात में फेल है, या जो बच्चा है वो उसमें है क्या कहते हैं प्रेसी में जो है ना वो फेल। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है कि जी एक दो नंबरों से। और वहां पर अगर एक करेक्शन भी आपकी ठीक हो जाती है, तो यू कैन बेटर इमेजिन के जनाब अ, ये थोड़ा सा सिलेबस को देख के प्रिपेयर करना कि पंक्चुएशन इस नियत से भी आप तैयार करें कि आपके जो करेक्शन है वो भी आपकी दुरुस्त हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ पंक्चुएशन। क्योंकि पंक्चुएशन को हम मोस्टली क्या करते हैं जी अंडररेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें ऐसे में भी पेनलाइज करती है, प्रेसी में भी करती है, और डायरेक्टली ये जो मैंने आपसे अर्ज किया इसमें तो हमें जो है ना वो करती ही करती है। ठीक है। सो लेट्स सी कि जनाब इसमें क्या है डिटेल, अगर हम वर्जन देखें ना। प्रेसी राइटिंग 20 नंबर की है। अब एक इसमें ना मिथ हम अभी से अभी कर देते हैं कि क्या ये जरूरी है कि अगर आपकी प्रेसी ठीक ना हो तो आप फेल हो जाएंगे, या एग्जामिनर आपको अंडररेट करके आपका पेपर ही जो है ना वो चेक नहीं करेगा। तो माय डियर फेलोज, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेसी की अहमियत अपनी जगह पर कायम है, एंड सेम इज द केस विद कॉम्प्रिहेंशन। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि यू कैन नॉट डू जस्टिस विद योर पेपर, क्योंकि जो 20 नंबर की हमें वोकेबलरी आती है ना, वोकैब आती है, वो हमेशा ही अनसर्टन होती है। आप 2 3 4 5 6 हज़ार अल्फाज भी याद करेंगे, तब भी नो वन कैन क्लेम के भी मेरे जो है ना वो 20 आउट ऑफ 20 जो है ना, तो उसमें कभी तो तादाद की बारी चलती है, कभी उसमें हम जो है वो लकीली कुछ अल्फाज हमने पढ़े होते हैं, लेकिन देर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस टू दिस। तो जीआरई के वर्ड्स आप करते हैं और बच्चे माशाल्लाह 5 5 हज़ार अल्फाज भी करते हैं, और उसके बाद हमें जो है ना वो क्या करना पड़ता है, फिर भी तुक्के लगाने पड़ते हैं। ठीक है। सो लेट्स कम कम बैक टू द मेन मेन क्वेश्चन। वो क्या था जी कि क्या हमारी प्रेसी जो है इसके अंदर अगर फेल हो जाए तो आपका पेपर पास हो जाए। तो अगर प्रेसी आपकी बुरी होगी है लेकिन वो भी ठीक होगी है, करेक्शन ठीक होगी है, बाकी जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स वो ठीक हो गए, तो आप पास हो सकते हैं। सो इस मिथ को आप खत्म कर दें। ये तकरीबन हर पहली क्लास में हमें ये बात कहना पड़ती है, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कौन सी पावर जैन कोई खलाई मखलूक की हो सकती है जो ये बात जो है ना वो फैलाती हो कि प्रेसिंग। हाँ, अंदाजा आप फिर अब दूसरा एनालिसिस ये कर लीजिए ना कि अगर आपकी वोकैबलरी ठीक नहीं हुई और प्रेसी ठीक नहीं हुई, तो मीन्स कि अब आपने 60 नंबरों में से 40 नंबर लेने हैं। तो हुजूर यहाँ तो 100 में से 40 नहीं आते, तो फिर 60 में से 40 कैसे आए? तो इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर फिर बरकरार रहती है। डू यू गेट माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई इस वजह से कहा जाता है, मेटाफोरिकली कहा जाता है कि जी प्रेसी गई तो समझे आप भी गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी ऑन इट। ठीक है। अच्छा जी आगे चलें। तो कॉम्प्रिहेंशन का, अब कॉम्प्रिहेंशन में एक प्रॉब्लम रहती है। हमें भी मुख्तलिफ जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर थोड़ी बहुत खिदमत करने का मौका मिला है। तो हम तो जाहिर है कराते रहे, लेकिन जब भी किसी बच्चे से जिसने सिलेबस लिया हो पढ़ा हो सारे का सारा किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उसे पूछे ना कि भाई इसके टाइप क्वेश्चन टाइप पता है आपको, तो वो कहते हैं सर सिलेबस पता है और कवर भी किया हुआ है,
लेकिन हमें क्वेश्चंस की टाइप्स का नहीं पता। तो प्यारे बच्चों, इसके 8 टाइप्स होती हैं। वो हम ऑब्वियसली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो है ना वो करेंगे। ये सवालों का जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये जो कंफ्यूजन है ना, कि भी इसमें कितनी लाइन का आंसर होना चाहिए, वो ही नहीं दूर। तो अगर आपको टाइप क्वेश्चन टाइप पता हो ना, तो देन यू कैन डू जस्टिस विद द लेंथ ऑफ द आंसर। एक मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अमेरिका की डिस्कवरी के ऊपर पैराग्राफ आ जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, और जब ये 1492 की बात हो गई और आगे चल के उसने जो है ना रेड इंडियंस का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने कॉलोनाइजेशन का भी जिक्र कर दिया, फिर वेस्ट इंडीज वाले जो डिजायर है उनका जिक्र करके फिर ईस्ट इंडिया वास्को डी गामा ने 1498 में इधर आ गए। तो इन सारी बातों को लेके एंड में सवाल वो आपसे पूछते हैं जी, व्हेन डिड क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। तो अब आप इसको जितना भी फैला सकें, ये 2 लाइनों से ऊपर तो नहीं जा सकता ना इसका जवाब। नंबर इसके 4-5 ही होंगे, यानी कि उतने ही होंगे जितने आप होंगे। तो ये है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? फैक्ट बेस्ड, क्योंकि इसमें उसने फैक्ट मांग लिया ना, कोई डेट, कोई कोई फिगर, कोई स्टैट्स मांग लिए। जब इस तरह का सवाल होता है तो उसका जवाब आप खाम खाम में लेंथीफाई नहीं करते। डू यू गेट द पॉइंट? हाँ, अगर वो पूछ ले आपसे कि डू यू थिंक द बिहेवियर ऑफ द वाइट मैन टुवर्ड्स द रेड इंडियंस वॉज जस्टिफाइड, तो तब आपने जो है ना वो फिर लंबी हाँक सकते हैं। तो दूसरे वाला जो है ना वो सवाल है ओपिनियन बेस्ड। सो यू कैन ऑलवेज लिंगर ऑन द ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, बट यू कैन नेवर लिंगर ऑन द स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन। सो ये 2 बातें हमने कर ली, बाकी फिर इंशाल्लाह रेगुलर क्लास में तो करेंगे करेंगे। सेंटेंस करेक्शन पे हम बात कर लें। देखिए, जो सेंटेंस करेक्शन है ना, सॉरी, ये ग्रामर और वोकेबरी, ये 20 नंबर की हमें आपको डायरेक्टली वोकेबरी आ जानी है। और जो ग्रामर है उसका पोर्शन जो है ना वो उस तरह से नहीं वाजे तौर पे उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें हम ना आपसे फ्रेजेस पूछेंगे, आपसे जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे, बट ओवरऑल जो है ना उन्होंने इसमें इन्वॉल्व की होती है। और उसी ग्रामर का टेस्ट जो है ना आपके इस सेंटेंस करेक्शन में होता है। और फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स 2 तरह से आ सकती थी हमें। एक तो ये नीचे पेरो वर्ड्स की शक्ल में है, और दूसरे नंबर पर बच्चों ये आपको आती होती है उसमें एनोलॉजीज में। अब सवाल ये है कि एनोलॉजीज आई है 2-3 बार, जब से 2016 से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। तो अब इट्स बीन नाउ लाइक 5 years since we last received this particular what we call analogies, but तैयार करनी है 2 चीजें जिन पे हम मुझे खास तौर पे एज ए टीचर जो है ना वो लगा रहता है डर। वो मतलब वैसे तो वो नैरा नूर कह गई है ना कि हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। तो वो अजब खौफ जो मुझे रहता है वो होता है कि बच्चे जो है ना वो इडियम्स प्रिपेयर नहीं करते, और साथ में वो एक्टिव पैसिव जो है ना वो नहीं देखते, जबकि वो हमारे सिलेबस में जो है ना वो जरूर शामिल है। तो चूंकि वो ट्रेंड नहीं रहा, मुझे लगता है जनाब एग्जामिनर साहब भी पास पेपर देख के पेपर बना देते हैं। तो जिस दिन किसी उस्ताद ने, जिसको बाद में बुरा भला भी कहेंगे आप लोग, सिलेबस देख कर बना दिया ना पेपर, उस दिन उसने इडियम्स भी शामिल कर देने हैं और एक्टिव पैसिव भी शामिल कर देने हैं। देन वी विल बी सीइंग कि यार बाकी तो 700 आ गया, लेकिन इसमें जो है ना वो 38, 39, 37 जो है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इडियम्स को भी टाइम आप अपने तौर पर देंगे, और साथ ही साथ में एक्टिव पैसिव जो है ना उनको भी आप देखेंगे। और एनोलॉजीज, जहाँ से ये बात असल में चली थी, एनोलॉजी के लिए हमारे पास वेबसाइट बड़ी अच्छी अच्छी मौजूद है, उसमें डिस्क्रिप्शन भी है। एक मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें, English4everyone.org। ठीक है? क्या है जी? English4everyone.org। ये मैं आपको इसमें English4everyone.org ये मैंने भेज दिया जनाब। इंग्लिश की स्पेलिंग ठीक है सर? ENGLISH4everyone, यस। ये जनाब, ये आपने ना जैसे हमारी क्लास खत्म होगी, तो जहां आपने ये फैसला करना है कि क्लास ज्वाइन करनी नहीं करनी, इसको भी आपने जो है ना वो साथ में देख लेना है। दिस इज द कंप्लीट पैकेज। अगर आप बड़े पैशनेट और एंथुसियास्टिक है ना, तो यस, यू कैन डू जस्टिस विद योर प्रिपरेशन। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके,
और आखिर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट में आपको पता है दी नहीं आता, ये मैं जानबूझ के बार बार कहता रहता हूँ ताकि आपको सुनने पे ही याद हो जाए, दी नहीं लगाना उसमें। ट्रांसलेशन जो है ना, जितनी अंडररेटेड है ना हमारे स्टूडेंट्स की, वो कहते हैं जी उर्दू प्यारी जुबान है, हम इसको कर ही लेंगे। अब जरा देखें, सीएसएस एक फेडरल लेवल का इम्तिहान है ना जी, और उसमें हमारे बलोची भाई भी हैं, सिंधी भी हैं, केपीके वाले भी हैं, और साथ ही में गिलगित बल्तिस्तान एजेके और बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। तो सब लोगों की उर्दू उस तरह से नहीं होती, खासतौर पर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन में हैं बलूचिस्तान और सिंध से भी, तो उनको उर्दू में थोड़ा मुश्किल टाइम लगता। तो अगर आपको, और फिर इसी तरह से एओ लेवल्स वालों का भी ये प्रॉब्लम तो रहा है उर्दू वाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि आपको ये ट्रांसलेशन जो है ना बड़ी आसान लगती है और आप कर सकते हैं, तो फिर किसी भी पास पेपर की साइन आप लीजिए ट्रांसलेशन। अगर तो वो आप 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर कर दें तो आप समझें कि यू आर गुड एट इट, गुड एट इट, राइट। अगर आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी एन अपहिल टास्क फॉर यू टू डू जस्टिस विद योर ट्रांसलेशन क्वेश्चन ड्यूरिंग योर एग्जाम, योर पेपर। तो फिर आपको कम से कम 50 ट्रांसलेशन उर्दू की करनी पड़ेंगी, और इसी तरह से 50 प्रेसिस और 50 कॉम्प्रिहेंशन। फिर जनाब उम्मीद लगा सकते हैं कि मैंने हक अदा किया है। हक अदा किए बगैर उम्मीद लगाएंगे तो फिर लाइक यू विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ओके, ऑलराइट, अब जरा चलते हैं जी हम अपने दूसरे वाले उसकी तरफ। अच्छा, इसमें वैसे ना 74, 78, 80 मार्क्स तक आए हुए हैं फेडरल में। और जो है यहाँ पर जो पंजाब का पीएमएस है, उसमें 84, 85 तक भी लोगों के नंबर जो है ना वो आए हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर नहीं आते, अगर आप इसको सही तौर पे देंगे ना वक्त, तो यकीन मानिए ये आप, आपकी एलोकेशन आपके फेवरेट ग्रुप में ये इंग्लिश का यही पेपर जो है ना वो करवा जाता होता है। बट लेट्स सी। ओके, लेट्स मूव ऑन सर। चलिए भाई आगे चलिए। यस। तो क्या कभी किसी ने सिलेबस देखा है जी इंग्लिश एफए का? वैसे एफए की तैयारी श्यारी तो बड़ी की है ना हमने, लेकिन सिलेबस उसका पढ़ना हमें थोड़ा सा याद नहीं रहता। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट वन ऐसे ओनली आउट ऑफ मल्टीपल गिवन। कितने ऐसे होते हैं जी हमारे पास? तकरीबन 10 ऐसे होते हैं, जिनमें से आपने एक लेना होता है, और उसमें आपका चेक करना होता है एग्जामिनर ने, उन्होंने देखना होता है जनाब ये गुड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है भला इंग्लिश का एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन ये है कि करेक्ट लैंग्वेज में करेक्ट आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्रेशन। करेक्ट लैंग्वेज और अप्रोप्रिएट आइडिया। अब दुख की बात ये होती है कि जब हम सिर्फ आइडिया के पीछे भागते हैं तो करेक्ट लैंग्वेज के पीछे नहीं भागते। तो आपकी करेक्ट लैंग्वेज है लेकिन आइडिया गलत है, फिर भी काम खराब है। आपका आइडिया ठीक है, लैंग्वेज करेक्ट नहीं है, फिर भी काम करते। तो इन दोनों में एक खूबसूरत तवाजन, ब्यूटीफुल बैलेंस होना चाहिए। लॉजिकल एंड क्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। आइडियाज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मिसाल छोटी सी हम जो है ना वो दे देते हैं कि एक हमारा जो पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर के ऊपर आपने लिखना है या इस्लामाबाद के ऊपर आपने जो है ना वो लिखना है। तो लाहौर का जब भी जिक्र आता है तो आपके जहन में कुछ नेचुरल डिटेलिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आइडियाज की आती है। मैंने इस्लामाबाद का जैसे ही जिक्र किया, सबसे पहले आपके जहन में क्या आया भला? बताइए जरा, चलें टाइप करके बताएं जरा, मैं थोड़ी रेस्ट भी कर लूँ, पिछले 20 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ जी। इस्लामाबाद का जब तस्करा हुआ तो क्या, वैसे तो कुछ लोग इसको विटामिन आई भी कहते हैं, इन ऑर्डर टू फील गुड। हाँ जी। तो लिखने भाई, टाइप करें। एक आ गया जना, उन्होंने कहा जी कैपिटल है ये यासीन। गुड, वेरी गुड। फैसल मस्जिद भी आ गई जनाब, वाह, दैट्स ग्रेट। और शाबाश, इसके अलावा सबसे पहला थॉट तो हमारे जहन में ये आता है ना कि जी इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और जब आप कैपिटल का लफ्ज लिखेंगे फिर उसके साथ कई सारी चीजें जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक भी उसके साथ हो जाएगा कि जी प्लैंड है। फिर इसी तरह से चूंकि हिली एरिया है, खूबसूरती ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, ग्रीनरी वाला एलिमेंट जो है ना वो आ जाएगा। और फिर मागला हिल्स का जिक्र भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो
आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। तो अगर आप इसका तस्करा जो है ना वो इस तरह से नहीं करते कि जी प्लान्ड सिटी है, इस तरह से नहीं करते बात का आगाज के जनाब ये कैपिटल है, इस तरह से नहीं करते कि जनाब यहाँ पर जितनी भी हमारी डिविजन्स हैं ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी उसकी तरफ, इसके बजाय आप किसी अपने पर्सनलाइज्ड व्यू की बात जो है ना वो करते हैं कि जी मेरा एक दोस्त है, उसका घर सेक्टर ई में जो है ना वो फलां जगह पर मौजूद है। तो दैट मीन्स कि यू हैव नॉट डन दैट पर्टिकुलर जस्टिस जो कि आपको करने की जरूरत थी, कि बात आप कहाँ से जो है ना वो कैपिटल से लेकर फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे के सारे को डिस्कस करके तब आप जो है ना वो फिर ज़ाहिर कंक्लूजन भी आपने जो है ना देने लगे। ये तो आइडिया की होगी ना। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी किसकी होती है जी, पैराग्राफ की, जिसमें आप टॉपिक सेंटेंस देते हैं, अपने टॉपिक को रिलेट करते हैं मेन जो आपका टॉपिक आया होता है ऐसे का, जिसकी मिसाल हम आगे जाके भी देते हैं, और फिर आपको फैक्ट एंड फिगर दे के उसको एनालिसिस दे के देन फाइनल टॉपिक सेंटेंस को क्या करते हैं, रिफ्रेश करके कंक्लूडिंग सेंटेंस में बयान कर देते हैं। जी जी, सुप्रीम कोर्ट भी एमडी जावेद साहब बिल्कुल उधर ही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उधर ही है, और वहाँ 5 जजेस भी हैं, एंड सो ऑन। ओके, रेलिवेंस टू द चोजन टॉपिक। अब रेलिवेंस बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल मैं एक और दे देता हूँ आपको ना, ये बड़ी मजे की मिसाल होती है एजुकेशन के ऊपर। जब भी कोई ऐसे आता है ना, चाहे वो एनग्रेविंग वाला हो, पेरेंटहुड के ऊपर हो, या किसी पे, जो एक मीडियोकर बच्चा होता है, फेल होने वाला, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले एजुकेशन से मुराद एजुकेशन सिस्टम को ले लेता है। ये सबको पता है कि एजुकेशन इज फॉर अवेयरनेस, ये सबको पता है कि जनाब प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और फिर उस तरह से जो है ना वो जो बीएस का निज़ाम है, मतलब 3 टियर एजुकेशन हमारी, ये सबको, वो आपसे सिस्टम नहीं पूछ रहा, वो आप आपसे उसकी प्रैक्टिकलिटी पूछ रहा है कि भाई जो बच्चे की एजुकेशन है दैट इज दी ड्यूटी ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो एजुकेशन से ज्यादा फिर वो ट्रेनिंग की तरफ, आपका तरबियत जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ लेके जाना चाह रहा है। हम उसको एजुकेशन तक जो है ना वो रख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की कितनी सारी जो है वो हमारी डोमेन्स हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज आएगा हम एक ही चीज की तरफ जो है ना वो जाएंगे, क्योंकि वो बर्निंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लेशियर्स और ये, उससे बाकी सारी चीजें जो है ना वो कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, शायद उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, जो रेलिवेंस है चोजन टॉपिक की, और टॉपिक कौन सा चुनना चाहिए वो भी हम बाद में देखते हैं। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है कि आपके पास एक सिनेरियो रख दिया गया है, आप उससे मिलते एक दो और केस स्टडीज देखकर फिर आप अपना व्यू बयान करें। अपना व्यू बंदे का खुद से नहीं होता, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर कर लें। अपना व्यू बच्चे का तभी होता है जब उसने कहीं 2-3 बंदों की राय ली हो, फिर उसकी चौथी पांचवी राय बंदे की खुद बनती है। जब कहीं पढ़ा ही नहीं कहीं किसी सिचुएशन को, किसी बात को, तो फिर जनाब आप नहीं कर सकते जस्टिस विद योर एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस जो है वो बगैर क्रिटिकल रीडिंग के नहीं आता। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने पढ़ा हुआ हो, एक लंदन टाइम्स का पढ़ा हो, एक आपने डॉन ट्रिब्यून का पढ़ा हो आर्टिकल, फिर आप उसकी तरफ आए तो आप जो है ना जस्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो छोटी सी, एक दोस्त ने जिक्र किया ना, जेनोसाइड के कौन से एक्ट्स हैं, वो 5 एक्ट्स हैं, वो हमने उसके ऊपर जो है ना वो लिख दिया। आप जब जेनोसाइड पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन कन्वेंशन जो है 1948 का पता ही ना हो, और आप जेनोसाइड के ऊपर गुफ्तगू करते जाएं, और आप से जब पूछे जाए अच्छा जी व्हाट आर दोज 5 एक्ट्स, तो आपके नहीं वो 5 एक्ट्स तो नहीं, लेकिन ये है कि पैलेस्टाइन में या पैलेस्टीनियंस की जो है ना जेनोसाइड जो है ना वो की जा रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैस किलिंग हो रही हो, लाइफ जो है वो मुश्किल बना दी जा रही हो, चाइल्ड बर्थ जो है ना वो प्रॉपरली प्रोसीड ना हो पा रही हो, और लोगों के जहनों पर फियर हो। कौन सा जी? वायलेंस, नॉट ओनली मेंटल बट ऑल्सो बॉडीली। तो इन एलिमेंट्स को सामने रखते हुए आप फिर आप कहेंगे कि यस, अब मेरा जो एनालिसिस है ना वो ठीक चल रहा है, कि भी देयर आर थिंग्स विच वर नॉट अप टू द मार्क, और जिनको हम कह सकते हैं कि जी अब जो है ना वो इन लोगों का जेनोसाइड से गुजारा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके फाइन। आगे चलते हैं, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये तो प्योर स्ट्रक्चर की बात आ गई ना, कि इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, उसमें हो ना हो,
हुक के नाम से बच्चे डरते भी हैं, जबकि सबसे आसान बात है। और आप रूटीन में जो है ना वो हुक इस्तेमाल भी करते हैं, अदर देन ऐसे भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर थीसिस स्टेटमेंट की क्या बातें होती हैं, बॉडी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कंक्लूजन में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो टॉपिक्स आते हैं हमारे वो कौन से होते हैं जनाब? करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी से आ जाता है, एजुकेशन से आ जाता है, रिलीजन और फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लिटरेचर। आप ये मेजर हमने डोमेन्स जो है ना वो शेयर की हैं आपके साथ, जिनमें हमेशा ही हमारा जो एस्से का टॉपिक है वो रहता है। अब चुनना कौन सा चाहिए इसमें से? ऑब्वियसली जिसमें आपने मेहनत की है, जिसपे आपने जो है ना काम किया है। लेकिन ये ना हो कि सारी दुनिया जो है ना वो उसी पे जो है ना, जुनैद जमशेद कहेगा ना कि हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता है जिस पर नहीं अभी तक कोई भी गया। तो थोड़ा सा आपने ऐसा ऐसे चुनना है जो आप मतलब अगले बंदे से पूछ लें, पिछले से पूछ लें कि भाई आप कौन सा ऐसे कर रहे हैं, बहन आप कौन सा ऐसे कर रही हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं ये, तो आप फिर वो करें जो उन लोगों से कोई नहीं कर रहे हैं। ओके, जस्ट अब ये एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि भी मैं किसको चुनूं जो मैं कर भी लूं और जो बहुत सारे लोग ना कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेकंड मोस्ट वाला कर लें, थर्ड मोस्ट वाला कर लें, फर्स्ट मोस्ट वाला नहीं करें, राइट। अच्छा जी, अब ये वो बातें जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो कर लेंगे। 90-95% लोग फेल होते हैं, इट्स अबाउट सर्वाइवल। आपको पता ही है कि जी अगर आप इंग्लिश के पेपर जो हैं दोनों, खासतौर पे ऐसे उसकी अगर बात करें, तो ये जितने भी नंबर आते रहे इनमें अगर आप जाएं तो चलो कहानी खत्म। फिर देखें जरा, मुलायजा फरमाएं कि भी जो, ये पेन ले लेते हैं, बेसिक इंग्लिश एंड ग्रामर आर एक्सट्रीमली बिलो पार आमतौर पे बच्चों की ना। बोलने में अच्छे होंगे, बैकग्राउंड भी ठीक होगा, और इन इवन इंग्लिश बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनकी भी ग्रामर में जो है ना वो उस तरह से गलतियां आती हैं, और वो कहते हैं कि नहीं सर ये तो कभी मौका ही नहीं मिला हमें इस तरह से करने का। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड रिटन प्रैक्टिस, ये जो रिटन प्रैक्टिस है ना बच्चों, ये दिस इज वेरी, इसके लिए मैं रेड कलर चूज करूंगा, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से, ये दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। आप में से 700+ तो सारे नंबर लेना चाहते हैं ना, कोई ऐसा बच्चा जो ना लेना चाहता हो 700+? आई नो सिंध और बलूचिस्तान वाले 610, 15, 20 भी ले लें तो माशाल्लाह निकल जाते हैं। तो इस पे एक टिप टिप हम बाद में जो है ना बताएंगे, 700+ कैसे नंबर ले सकते हैं। आसान है काम, लेकिन उतना ही मुश्किल है करना। मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन आप करेंगे नहीं। दिस इज वेयर आई आई हैव ऑलवेज ऑब्जेक्टिव के, काम होने वाला है सही, लेकिन बच्चे करते नहीं है वैसे ना। अच्छा जी, ओके। तो माय डियर फेलोस, इस पे बात करेंगे, रिलाइंग ऑन सब स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट, क्रैमिंग और बनी बनाई किताबें जो है ना उन पे आपने नहीं रहना, ठीक है। तो टॉपिक्स और जेनेरिक पुरानी बात है। अब जो टॉपिक्स आते हैं वो कॉज इफेक्ट और रेमेडीज वाले नहीं आते, ठीक है। देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट, राइट। ये पैराडाइम शिफ्ट यानी कि ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो जो है ना हो रहा है। अब जरा ये आखिरी स्लाइड है हमारी, इसके बाद हम इजाजत लेंगे। आज की तारीख में इतनी बातें काफी हैं। देखिए, डू नॉट नेसेसरली ट्राई टू राइट 300 वर्ड्स। ये जरूरी ही नहीं है कि आप 3,000 अल्फाज लिखने के पीछे रहें। और इट इज कम्प्लीटली फाइन टू राइट लाइक 1,800 to 2,000 वर्ड्स एंड एस द ऐसे पोर्शन। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स पास हुए हैं इस बार भी, तो 11-12 बच्चे जो पास हुए हैं उनसे अगर आप पूछें, ये मैं 15-20 बच्चों में से बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम बेसिकली इंडिविजुअल कोचिंग और वैल्यूएशन देते हैं। तो बैच वाला काम तो क्लास अकेडमी में चलता रहता है, लेकिन अभी हम ऑनलाइन भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने 1,800 से 2,000 लफ्जों की ही प्रैक्टिस की थी, वही लिखे हैं, 24 में भी पास हुए हैं, 25 में भी, और फिर इसी तरह से 1500-1600 पीएमएस का होता है, लेकिन उधर वो उनको कहा गया था कि 1,000-1,100 लगभग मोर देन इनफ है, और इसी तरह से काम चले। सो इसको आपने ध्यान में रखना है कि लफ्जों की बात नहीं है, बट करेक्टनेस और करेक्ट आइडियाज, ये याद रखना है, अप्रोप्रिएट आइडियाज, ओके। तो डू नॉट फॉल या डोंट फॉल
फॉर द ट्रैप स्टे रेलिवेंट एंड फोकस्ड। अब जब आप 3,000 अल्फाज लिखते हैं ना, तो आप रोबोटिक होके लिखेंगे और वहां पर रिलेवेंसी विल बी अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल ल्यूसिड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, ये वाली बात जरा ध्यान में रख लेंगे आप। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी जरूरी है बात। ठीक है, नो नीड टू यूज हाई एंड कम्प्लेक्स फ्लावरी एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। ये इस पे जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली बात आप पल्ले बांध लें कि एक तो 1800 लफ्जों से ऊपर नहीं जाना, दूसरा हाई एंड कॉम्प्लेक्स फ्लावरी लैंग्वेज डिफिकल्ट वोकेबरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। जो भी बंदा कहता है ना आपको ये वाली बात, बस आप उससे ये पूछ लें कि भाई आपने कभी पेपर बनाया है इंग्लिश का, या आपने कभी पेपर चेक किया है, डू यू नो एनी एग्जामिनर हु हैज सेड दिस थिंग टू यू। ठीक है, तो जवाब मुझे पता है नाम ही आएगा मोस्टली। तो क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कम है, नॉन प्रोफेशनल लोग या सीजनल लोग ज्यादा हैं, कि उनको जो है ना वो एक मौका मिला और उन्होंने एक नहीं शुरू कर दिया। सो आपके करियर का सवाल है, आपने इस पे सीरियस रहना है। सो डू नॉट ट्राई टू बी लाइक रिटोरिकल इन सीएसएस में आपने आलिमाना गुफ्तगू नहीं करनी, आलिमाना अंदाज में नहीं करनी। वो आता है बिहब्दिल्लाह वाला फर्क। और फिर साथ में कहीं मोतरहा दिल गोई मोतरमुल्ला, यानी कि आपने इम्प्रेस कर, रिटोरिसिज्म हमेशा इम्प्रेस करने के लिए होता है। बड़ी से बड़ी बात करके फिर एकदम छोटी बात पे आए, फिर आप ऊंची बात, ये सारा रिटोरिसिज्म का हिस्सा होता है। रिटोरिक नहीं रहना, सिंपल टू द पॉइंट रहना है कि भी आपको ये बात पता है और आपको वो जबान भी सही पता है जिसमें आप इसको लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं सिंप्लिसिटी इज द की। डोंट राइट फजी एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। कई बच्चे एंड विच दैट लगाते जाएंगे और बात खत्म नहीं करेंगे, विच शोज के यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर सेंटेंस, अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू जो आप दे रहे हैं। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के हवाले से पहले ऊपर बात कर ली हमने, तो हमने क्या करना है जी, अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी करनी। अब बात सुने गौर से। अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी बेसिकली जॉर्गन जो होते हैं जो किसी भी राइट अप में जो है ना वो इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक लें ना, तो उसकी एक अल्फाज की क्या होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक डोमेन होती है कि उसके अंदर ही उन्होंने जो है ना वो अपना रहना है, और उन्हीं अल्फाज के साथ ही वो जस्टिस कर सकते हैं किसी भी खास बात को। मैं इसकी एक मिसाल आप लोगों को जो है ना वो अभी शेयर किए देता हूँ, ताकि ये क्लैरिटी हम सबको जो है ना वो आ जाए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे डिफिकल्ट वर्ड भी याद करेंगे, अखबार में एक वर्ड याद हो गया और बस आप ध्यान लेके अब मैंने ये लफ्ज लगाना है, आप बिल्कुल लगाइए भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसे आप नहीं करेंगे कि जनाब कोई चीज जिसका जो है ना वो तुक भी नहीं बनता, और आप कह रहे हैं कि जी आपने इसको जो है ना वो लाजमी लगानी, इसलिए नहीं लगानी कि आपके इल्म में है वो, इसलिए लगाएं कि वो उसकी फैमिली जो है ना वो अ, बनती हो उस लफ्ज की, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट। ठीक है, मैं एक फाइल खोल के जनाब को शेयर करता हूँ। लेट मी, थके तो नहीं ना आप लोग बात सुन सुन के अभी तक? डिस्कार्ड। कोई सवाल है मीन वाइल, तो वो आप पूछ लीजिए बच्चों जरा। Let me know if there- अस्सलाम जी जी प्लीज। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मतलब टॉपिक को कैसे हाँ तैयार हाँ, करें, किस कंटेंट को पढ़े, कहाँ से मैं पढ़े, इसी तरफ आ रहा किस था। डोमेन में तैयार करें। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखें, मैं आपको ये एक, मैं वही फाइल खोल रहा हूँ, आई होप कि मुझे मिल जाएगी। जी, ये देखिए मेरा, लेट मी शेयर इट। कंटेंट के ऊपर ना कई बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि कंटेंट कैसे और किस तरह से हम जो है ना वो चलाएंगे। तो ये देखें जरा,
देखिए, मैं जो आपको बात कर रहा था ना, इस तरह के हमने काफी सारे टॉपिक्स पे बनाया हुआ है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को, बगैर फीस के भी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, नॉट अ बिग डील। क्योंकि ये जाहिर है अमानत है आप लोगों में, और उस्तादों से नहीं मिलेगा तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखिए, विजिबिलिटी है ना, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर, शेयर ओके, हो रही। तो थीम कौन सा है बच्चों? थीम है ये क्लाइमेट चेंज का। अब जो मैं वोकेबलरी की बात कर रहा था ना, देखें इसमें एक तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये रिलेटेबल कोट्स आ गए ना, द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। या फिर ये जरा देख लें, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। ठीक है, फिर ये एक और देखो, देयर इज नो प्लेनेट बी। प्लेनेट यही है ना कि हमारे पास, और जहाँ पे नीचे नीचे वाला है, द क्लाइमेट इज चेंजिंग, व्हाई आरंट वी। तो इतनी खूबसूरत कोट्स, मुख्तसर मुख्तसर सी, ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना उसकी तरफ जाएगी। तो जो मैं आपको कह रहा था ना वोकेबलरी, वो ये थी। अच्छा, इसमें इडियम्स भी हमने निकाले हुए हैं। अ ड्रॉप इन द ओशन, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बर्निंग क्वेश्चन, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये उस तरफ जाते जाते कि अदर पॉजिटिव बात करनी है आपने। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सजेस्ट यू गाइस वाज अप्रोप्रिएट वोकेबलरी। ये जरा मुलायजा था ये वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको फायदा? सस्टेनेबिलिटी का लफज आएगा जी क्लाइमेट चेंज में, कार्बन फुटप्रिंट का लफज आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का की फ्रेज आएगी, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ग्लोबल रिजिलियंस या क्लाइमेट रिजिलियंस का लफ्ज आ गया, बायोडाइवर्सिटी का वर्ड आ गया, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये बेसिकली वोकैबुलरी नहीं है, ये वो अप्रोप्रिएट jargons हैं जो कि हमें हर टॉपिक के ऊपर पता होने चाहिए। और जैसे ही कोई टॉपिक बोले, जैसे इस्लामाबाद बोला तो कैपिटल आपके जहन में आ गया, फैसल मॉस्क आ गई, मागला हिल्स आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू आ गया। तो उसी तरह से ये वाले अल्फाज भी आपके जहन में आने चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान। कार्बन न्यूट्रल हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जब आपके पास ये सारी चीजें हों, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम करना है वो लिखना है, और कुछ नहीं। इको फ्रेंडली देख लें, अच्छा लफ्ज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से आ गया, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, फॉसिल फ्यूल्स, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, एंड देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, सो अगर आपके पास ये 20 फ्रेजेस हैं, और आपके पास इडियोमैटिक बैकग्राउंड भी है थोड़ा सा रेलिवेंट, और फिर कोटेशन भी हैं, और आखिर में फिर क्या चीज बचती है जनाब, जो सबके लिए हॉट फेवरेट होती है, वो है दी प्रोलॉन्ग्ड आउटलाइनिंग। ठीक है, तो वो प्रोलॉन्ग आउटलाइनिंग जो है ना, ये वो भी हमने आपको दे दी। ये आप देखें ना, 8 पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए 10-12 पॉइंट्स हैं। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई, नाउ इट्स ओनली रिटन प्रैक्टिस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू गाइस। तो मेरे ख्याल में इसी की तरफ इशारा कर रहे थे ना मसूद, जिन्होंने सवाल पूछा है कि जी वो मटेरियल और वो सारे, तो ये भी बच्चों हासिल होता रहेगा। तो इतना, मतलब टू द पॉइंट अगर आपके पास चीजें हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू जस्टिस विद दिस प्रिपरेशन। ठीक है, अब ये है कि जी हम कल का दिन रखेंगे रजिस्ट्रेशन का। परसों से फिर हम इंशाल्लाह, यानी कि ट्यूसडे को हम जो है ना वो शुरू करेंगे। नंबर मेरे ख्याल में आप लोगों के पास है, ये नहीं है तो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है नंबर, बल्कि वो दूसरे वाला नंबर जो है ना, 03334120954, वो आप लोगों ने जो है ना उस पे कर लें या इस पे कर लें, जैसे मर्जी कर लें। कोई फाइनल क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर हम परसों इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और क्लास हम रखेंगे मगरिब के बाद। ठीक है, वो जो भी टाइम हुआ फिर हम वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी बातें फिर फोन पे करेंगे। अल्लाह हाफिज।